So hello and welcome everyone to our YouTube channel Sujan India's Class 10th. This is Yash Kumar standing in front of you with the lecture 2 of power sharing. First of all, I'm really apologetic for the gap between the lecture 1 and lecture 2, but I'll promise you that it will never happen again. तो होप करता हूँ कि आपने लेक्चर 1 के जो भी कंटेंट होंगे, जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे, वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे, अच्छे से पढ़ लिए होंगे. सो फार इस चैप्टर में हमने पढ़ा बेल्जियम का केस, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, केस इन श्रीलंका एंड मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. अभी तक हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग अगर हो तो उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं, पावर शेयरिंग अगर ना हो तो उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं. फर्दर इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि क्या रीजंस हैं पावर शेयरिंग के होने के. एनसीईआरटी में बेसिकली दो तरीके के रीजन बताए हैं. पहला प्रोडेंशियल, देन सेकंड वन इज मॉरल. तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रोडेंशियल वन. सो इट स्टार्ट फ्रॉम हियर. फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. ये पॉइंट ये कन्वे करना चाहता है कि पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए. क्यों? क्योंकि इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के होने के चांसेस कम होते हैं. देन मूविंग टू सेकंड पॉइंट, दैट इज सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. सेकंड पॉइंट आपसे ये सेकंड पॉइंट जो है वो आपसे ये कन्वे कर रहा है कि ऑफनली जो हम देखते हैं कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके चलते वायलेंस इरप्ट होता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बनी रहती है. तो पावर शेयरिंग जो है वो एक तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे पॉलिटिकल ऑर्डर को. ओके, तो मूविंग टू थर्ड पॉइंट, दैट इज imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. जो हमने मेजोरिटेरिज्म का केस देखा था श्रीलंका में, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मेजोरिटी के आइडियाज़ इम्पोज हो रहे थे. एंड ये मे बी स्टार्टिंग में आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा कि सारे फायदे मेजोरिटी को हो रहे हैं, सारे प्रिविलेजेस मेजोरिटी के पास है. बट माय फ्रेंड, ये एक नेशन की यूनिटी को हिंडर करेगा, उसे डिस्ट्रॉय करेगा यूनिटी को. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. यस, सो नेक्स्ट, वेट अ सेकेंड. या, द tyranny of majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. Sorry, here minority होगा, minority. Okay, तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर यूनिटी किसी भी कंट्री की हिंडर होगी, किसी भी कंट्री की यूनिटी को असर पड़ेगा या डैमेज होगी, तो उससे सिर्फ नुकसान माइनॉरिटी को नहीं है, उससे उतना ही नुकसान मेजॉरिटी को भी है और माइनॉरिटी दोनों को है. तो ये हमने प्रोडेंशियल रीजन्स पढ़े. अब हम मॉरल रीजन की ओर बढ़ते हैं. तो स्टार्टिंग विद द मॉरल रीजन, द फर्स्ट वन इज पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पावर शेयरिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है किसी भी डेमोक्रेसी का. समझिए. नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट इफेक्ट्स. अब ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि पावर शेयरिंग उन लोगों के साथ एक्सरसाइज होना चाहिए जो कि कोई भी आप डिसीजन लेते हो तो जो लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं या जिन लोगों को उस डिसीजन के इम्पैक्ट के साथ अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है, उनके साथ पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड. अब ये पॉइंट ये कह रहा है आपसे कि लोगों के पास, एक कंट्री के सिटीजन्स के पास ये राइट है कि उनसे भी कंसल्ट किया जाए कि कैसे वो अपने आप को गवर्न करवाना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट से. ठीक है, नाउ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर्स अ स्टेक इन डिसीजन मेकिंग. मतलब एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही है जिसके अंतर्गत उस स्टेट के, उस कंट्री के सिटीजन्स के पास ये चांस हो कि वो पार्टिसिपेट कर सकें कंट्री के हर डिसीजन मेकिंग में. समझ गए? जैसे आपको मैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ. अगर कोई भी डिसीजन सेंट्रल लेवल पे हो रहा है तो वहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो हमारे उस पर्टिकुलर रूल को लेके सहमति को या असहमति को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बता रहे हैं. तो इसमें इनडायरेक्टली हमारा भी पार्टिसिपेशन है. और वहीं अगर हम थोड़े लोअर लेवल पे आ जाएँ, मतलब लोकल गवर्नमेंट पे आ जाएँ, तो वहाँ पे तो और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है. जैसे गाँव में गाँव में जो पंचायत समिति होती है या जो पंचायत होता है उसमें डायरेक्टली गांव के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं गांव के बारे में. ठीक है, तो ये हमारा था मॉरल रीजन एंड हमने प्रोडेंशियल रीजन पढ़ा. अब सबसे बड़ा सवाल होता है भाई साहब कि प्रोडेंशियल रीजन तो हम बोल रहे हैं, मॉरल तो समझ में आता है कि मॉरल क्या कहना चाहिए, मॉरल वैल्यूज के हिसाब से वो सही होना चाहिए. बट प्रोडेंशियल का मतलब क्या होता है वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ग्लॉसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पेज पे ग्लॉसरी देख लेते हैं हम. ठीक है, प्रोडेंशियल मीन्स बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन careful calculation of gains and losses.
Prudential decisions are usually contrasted with decisions based purely on moral consideration. तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि प्रूडेंशियल डिसीजन वो होता है, प्रूडेंशियल मतलब वो डिसीजन होता है जिसमें आपने उस चीज़ के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट को कवर किया हो, देन उसके बाद एक कैलकुलेटिव फॉर्म में आप उस डिसीजन को ले रहे हैं। और जनरली इसको हम मॉरली जो भी डिसीजन लेते हैं उनसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं। ठीक है, ये बात कहना चाह रहा है, इसको अच्छे से याद कर लेना। देन यही था इस टॉपिक में। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को भी मैं भी बता दे रहा हूँ कि इस फिगर में है क्या, क्योंकि पिछले शायद से 1-2 साल या पास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया है एमसीक्यू में। इस फिगर को दिखाई गया क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ हम देख रहे थे क्या है। ओके, द कार्टून एट द लेफ्ट refers to the problem of running the Germans' grand coalition government that includes the two majority parties of the country, namely the Christian Democratic Union and the Social Democratic Party. अब यहाँ पे ये कह रहा है, जो ये कार्टून रिप्रेजेंट यहाँ पे जो कार्टून आप देख रहे हैं लेफ्ट में, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे देखो 2 स्टेयरिंग दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पे 2 मेजॉरिटी पार्टी है जिसने कोलिजन वहाँ पे जर्मनी में गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, जिसमें एक पार्टी का नाम है हमारा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सेकंड पार्टी जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है, the two parties are historically rival to each other. They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their own in 2005 election. अब यहाँ पे कह रहा है कि हिस्टोरिकली तो ये जो पार्टीज हैं ये दोनों उसके राइवल थी, बट 2005 के जो इलेक्शंस हुए उसमें किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, जिसके कारण इन दोनों को एक साथ आके कोलिजन गवर्नमेंट बनाना पड़ा। अब कोलिजन गवर्नमेंट आप सोच रहे होंगे कि है क्या भाई, कोलिजन गवर्नमेंट को आपको और एक बेटर एस्पेक्ट मिलेगा नेक्स्ट फेडरलिज्म के चैप्टर में, बट यहाँ भी जो लास्ट टॉपिक है उसमें आपको इसके बारे में बता दूंगा क्या होता है कोलिजन गवर्नमेंट। अब जैसे कि इंडिया में भी प्रेजेंट डे कोलिजन गवर्नमेंट चल रही है, एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट चल रही है सेम, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी थी नहीं किसी के पास, तो अलायंस बना। सेम केस है जर्मनी में 2005 के इलेक्शन में कि इन 2 पार्टी को एक साथ कोलिजन गवर्नमेंट बनाना पड़ा। अब आगे क्या लिखा है, दे टेक डाइवर्जेंट पोजिशंस ऑन सेवरल पॉलिसी मैटर्स बट स्टिल जॉइंटली रन द गवर्नमेंट। अब ये कहना ये चाह रहा है कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत सारे टॉपिक्स पे अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग डिसीजंस हैं, बट स्टिल इनको एक साथ आके एक चीज़ पे एग्री करके गवर्नमेंट को रन करना है। तो यही ये पिक्चर आपको शो कर रहा है। क्वेश्चंस आए हैं इसलिए मैं बताया इसका। मूविंग फॉरवर्ड, बाकी मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखे हैं ना बुक में वो भी मैं एंड में कराऊंगा। अब ये पेज का कोई मतलब नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन आते हैं, बस ऐसी स्टोरी दिया हुआ है। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। एक चीज़ आप लोग क्लियर कर देता हूँ, देखो इसमें मेन तो पढ़ने के लिए यही है कि कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, किस तरह से पावर शेयर होता है। बाकी जो ये वाला पार्ट है इसको तो आप लोग खुद से भी पढ़ के कवर कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझने से समझ सकते हो आसानी से। मेन है जो ये वाला पार्ट है कि कैसे कैसे पावर शेयर होगा। तो पहला इसको जो है पावर शेयर्ड, इसमें हम पावर शेयरिंग करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं इसको। इसमें क्या है, 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, याद रखिएगा ध्यान से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये तीनों सेम लेवल पे हैं, तीनों के पास इक्वल पावर है और तीनों अपने अपने पावर्स को अपने अपने जुडिक्शन के अंदर एक्सरसाइज करता है। और ये तीनों जो हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हैं, एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं कि कोई भी अपने पावर को एक्सेसिव यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा हो या ज़्यादा पावर को अक्वायर ना कर रहा हो। ठीक है, एंड इसी तरीके को हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें एक दूसरे के ऊपर चेक बना के रखते हैं कि ज़्यादा पावर तो नहीं कोई एक्सरसाइज कर रहा। जैसे जुडिशरी है, हमने आजकल देखा कि बहुत सारे केसेस आए हैं, बहुत सारे आपने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट सुने होंगे, जिसमें जुडिशरी एग्जीक्यूटिव तक को कुछ चीज़ें आस्क कर रहा है। बहुत सारे केस में जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से भी रिस्पॉन्सेज मांग रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जुडिशरी का भी चेक है एग्जीक्यूटिव पे प्रॉपर्ली। इसी तरह ये तीनों जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के आपस में इंटर रिलेटेड है एंड एक दूसरे के ऊपर ये लोग चेक बना के रखते हैं ताकि सेम लेवल ऑफ पावर शेयर रहे एंड सेम लेवल ऑफ पावर भी एक्सरसाइज हो। ठीक है, यही इसमें है। मैंने समझा दिया, बट इसको एक बार पढ़ भी लेना खुद से। ये वाला पिक्चर भी एक बार देख लेना, शायद से ये भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ा सा कुछ वो नहीं है। इसे बस बता रहा है, इन 2005 some new laws were made in Russia giving more power to its president. During the same time the US president visited Russia. What according to this cartoon is the relationship between democracy and concentration of power. इसे बस यही दिखा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, व्लादिमीर पुतिन है, और ये उस समय के यूएस के प्रेसिडेंट 2005 के
मिस्टर बुश उस समय के प्रेसिडेंट है 2005 के। बस यही है इसमें दिखा रहा है कि कैसे क्या रिलेशनशिप है डेमोक्रेसी का और पावर कंसंट्रेशन का, क्योंकि 2005 में रशिया में एक ऐसा लॉ बनाया गया था जिससे प्रेसिडेंट को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स और कुछ ज़्यादा पावर्स दी गई थी। ये कार्टून आपको बता रहा है, ठीक है। यस, वी हैव द सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब देखो इसमें जो है वो पावर शेयर हो रही है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स पे। इंडिया में अगर आपको रिलेट कर बताऊँ तो इंडिया में बेसिकली कितनी तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो ये चीज़ ये कह रहा है कि तीनों गवर्नमेंट में पावर इक्वली शेयर होना चाहिए। कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सपोज करें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो कभी भी अपने किसी भी मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने से अपने स्टेट के लिए कोई डिसीजन बिल्कुल ले सकता है। उसका कोई वो नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा वो उसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। तीनों के पास अपने अपने पावर्स हैं जो कि अपने अपने डोमेन में अपने अपने एरिया ऑफ जुरिडिक्शन में तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती हैं। इसका एग्जांपल हमको बेल्जियम के केस में देखने को मिला था, जहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है, एक गवर्नमेंट ब्रिसेल्स लेवल पे है, एक गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे भी है। तो इस फॉर्म पावर शेयरिंग यही कह रहा है कि पावर को जो भी आपके कंट्री में रिस्पेक्टिव कंट्री में जितनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें इक्वली शेयर होना चाहिए, ताकि सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने एरिया ऑफ जुरिडिक्शन को बेस्ट मैनर में रन कर सके एंड डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको भी पढ़ लेना एक बार। एंड यस, यहाँ पे आपको एक और वर्ड दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जो ये पावर का डिवीजन हुआ सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में एंड लोकल लेवल में, इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर रिलेटेड है इसी से। सेकंड चैप्टर हमारा फेडरलिज्म है, ठीक है। तो इस चीज़ को कनेक्ट क्या करो, आगे तुम चैप्टर पढ़ोगे उसके बहुत सारे लिंक्स चैप्टर 1 से अगर तुमने ऐसे चैप्टर को जो लिंक बनाते हुए पढ़ोगे तो सारे चैप्टर्स तुमको एक तरह से कोरिलेटेड लगेंगे और आसानी से याद भी हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यस, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब इसमें जो है पावर शेयरिंग हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। सोशल ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं, सच एज रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जो हमारे रिलीजियस ग्रुप हो गए या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनके बीच पावर शेयर हो रहा है। इसका एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बेल्जियम में देखा था हमने, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से, हमारा जर्मन के लिए अलग गवर्नमेंट था, देन हमारा फ्रेंच के लिए अलग गवर्नमेंट था, देन हमारा डच के लिए अलग गवर्नमेंट था। तो ये उसी चीज़ को शो कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सोशल ग्रुप्स हैं उनमें भी पावर शेयर्ड है, ठीक है। अब इंडिया के एस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे इंडिया के एस्पेक्ट में हम जानते हैं कि बहुत सारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो गए या जो भी जिसको बोलते हैं बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको रिजर्वेशन मिला है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ताकि वो अपने जो बात है, अपनी जो उनका विल है उसको आके वो रिप्रेजेंट कर सके गवर्नमेंट के आगे कि यस दिस इज़ व्हाट वी वांट। एंड इसी को हम सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर करना कहते हैं, ठीक है। अगर पावर सोशल ग्रुप में शेयर नहीं होगा तो फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, कंट्री ए, उसमें 5 तरीके के सोशल डिवीज़न है, 5 तरीके के कास्ट समझ लो है, ठीक है, कास्ट रिलीजन है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर जो उस कंट्री के पार्लियामेंट है उसमें सिर्फ 3 कास्ट या 3 रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन है, बाकी तो सप्रेस हो गए। तो उनको भी मौका मिलेगा तभी जो पावर शेयरिंग है डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में चेक होगा कि हाँ सारे सोशल ग्रुप्स में पावर है, सब अपना अपना बिल आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब अपने आइडियाज़ को आगे कर रहे हैं, जो उनका डिमांड है वो आस्क कर रहे हैं गवर्नमेंट से। तो इसी को हम बोलते हैं पावर शेयर करना डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज yes power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement control or influence those in power। अब जो है पावर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी शेयर होता है, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स के साथ भी शेयर होता है। इसका मतलब क्या है, ये कहना ये चाह रहा है कि सपोज करिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, प्रेजेंट है गवर्नमेंट का ही, प्रेजेंट डे हमारे पास सेंट्रल लेवल में एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट है। अब हमारे पास एक अपोजिशन पार्टी भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब अगर आपने कुछ दिनों में जो न्यूज़ आप देखे होंगे या आपने जो भी न्यूज़ पेपर्स पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा जो एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, ओके, इसका भी से रहता है गवर्नमेंट में। मतलब पावर सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट के पास नहीं है, पावर रूलिंग गवर्नमेंट के साथ साथ जो अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी है उसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मत से एक करेक्ट और सबसे मोस्ट एफिशिएंट वे को फॉलो किया जाए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, समझे। यही यहाँ पे कह रहा है। अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का मतलब बताता हूँ क्या है। जैसे हमारे बिजनेसमैन के ग्रुप्स होते हैं, फार्मर्स के ग्रुप्स होते हैं और ये बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो क्योंकि इनका भी एक बहुत बड़ा
देखा जाए तो स्टेक है इंडियन इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में इनका स्टेक होता है। तो जो इनका कमेटी है या जो भी इनका ग्रुप है, वो भी किसी भी कंट्री के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि पावर जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिवाइडेड है और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में भी डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे एसोसिएशन हो गए, बिजनेस एसोसिएशन हो गया, बिजनेस मैन एसोसिएशन है, फार्मर्स के एसोसिएशन है। एंड प्लस वन मोर थिंग है इसमें कि जब डिफरेंट डिफरेंट का जो पॉलिटिकल पार्टी से पावर शेयर होगा, तो इससे हुआ क्या कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट से बेटर दिखाने के लिए और ज़्यादा काम करेंगे। इससे कंपटीशन रहेगा और ये हेल्दी कंपटीशन है। इससे देश को ही फ़ायदा है और देश का ही डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये इस पावर शेयरिंग में था कि पावर कैसे शेयर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स में। ठीक है, तो ये पॉइंट था। हमने देखा 4 तरीके से डिवीज़न होते हैं पावर के। पहला, डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिसको हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, जिसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। देन डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में होते हैं। देन चौथा, जो सबसे लास्ट था, पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स में पावर शेयर होते हैं। इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। बट वेट, कुछ मैं क्वेश्चंस तुम लोग को बताना चाहता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में सीबीएसई के पेपर्स में आए हैं। यस, तो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहो तो उसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन है एथनिक कॉम्पोजिशन इन बेल्जियम। यहीं पे दे रखा है क्या एथनिक कॉम्पोजिशन है। हाँ, और एक और चीज़ बता दूँ, जैसे ये क्वेश्चन है एथनिक कॉम्पोजिशन इन बेल्जियम, अगर ये 3 मार्क्स में, तो इसको तुम ईजिली कैसे रिप्रेजेंट कर दो या ईजिली कैसे दिखा दो कि जो इन्विजिलेटर है, जो टीचर, जो कॉपी चेकर है, उसको भी लगे कि हाँ इसने बहुत अच्छे से लिखा है। इसके 2 तरीके हैं, या तो तुम पॉइंट वाइज में लिख दो, या तो दूसरा तरीका ये वाला है। इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा इसको याद करके बिल्कुल ऐसा ही रीजन बना के लोकेट कर दो। तो इसमें तुमको ज़रूरी नहीं कि तुमको लिखना पड़े, तुम डायग्रामेटिक कली जो है तुम डायग्राम के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दोगे। ये भी एक अच्छा तरीका है आंसर को रिप्रेजेंट करने का। देन एक और क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, श्रीलंका इज अ कंट्री विद अ डाइवर्स कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लेन। इसका आंसर तुमको कहाँ मिलेगा, ये रहा यहाँ पे। जो एथनिक कंपोजिशन यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन वही बता रहा है, एथनिक कंपोजिशन ही पूछ रहा है। बस क्या है यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है, यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग चेंज कर दिया है, बाकी पूछ वही रहा है कि एथनिक कंपोजिशन क्या है श्रीलंका का। ऐसा सेम चीज तुम्हारे बेल्जियम को भी स्टेट करके आ सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज को। देन मूविंग अहेड, यस, अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये सेट 1 सीबीएसई 2019 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसिडरिंग देयर लोकेशन, साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट। ये क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि कंपेयर करो बेल्जियम को और श्रीलंका को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। लोकेशन बताया था ना कि बेल्जियम के चारों तरफ 4 तरह की कंट्री है, वो इसका हो गया लोकेशन कैसा है, और भी चीज़ें जो उसमें लिखी थी वो लिख दो। श्रीलंका का लोकेशन क्या था, इंडिया से कितना दूर है, ये उसका लोकेशन हो गया। देन साइज, उसका साइज पता था ना, बेल्जियम वहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना पॉपुलेशन वहाँ रह सकता है, सेम विद श्रीलंका। देन कल्चरल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट तुमको बताना है कि कैसे एथनिक कंपोजिशन, कैसा डिवीजन है वहाँ पे। बेल्जियम में था फ्रेंच का, डच का, जर्मन का। यहाँ पे श्रीलंका में था तमिल्स का, सिन्हली का। तमिल में फर्दर बाइफर्केशन था, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स का। वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, एक मिनट में यहाँ जाता हूँ। हाँ, वाई द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन इंक्रीज अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों क्यों श्रीलंकन तमिल्स के अंदर एलिनिएशन की भावना, वो एलिनिएट क्यों होगा, मतलब वो उनको क्या ऐसा, गवर्नमेंट ने जो कुछ स्टेप्स लिए थे ना, यहाँ पे जो 3 स्टेप्स लिए थे गवर्नमेंट ने, उससे ना उन लोग को एलिनिएशन, मतलब हो गया यार कि क्या उनको बुरा लगा, किस चीज़ से वो हर्ट हुए, ये पूछ रहा है। तो गवर्नमेंट के स्टेप्स से हर्ट हुए थे, कौन से स्टेप्स थे, ये 3 स्टेप्स थे जिनकी वजह से वो हर्ट हुए थे। उनको लगा था ये जो गवर्नमेंट है वो सिन्हाली गवर्नमेंट है, तो वो हमारे विल को मान नहीं रही है, हमारे जो राइट्स हैं उनको दे नहीं रही है, हमारे अपॉर्चुनिटीज़ को सप्रेस किया जा रहा है, हमें इक्वल राइट्स नहीं है। यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, यस, हाउ सिन्हालास एस्टैब्लिश देयर मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसका तो आंसर तुम लोग को पता ही होना चाहिए, बहुत ईजी है, यहाँ पे मिल जाएगा इस बारे में। देन आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन, हाउ पावर इज शेयर्ड इन बेल्जियम, और what steps were taken to accommodate द डाइवर्सिटी इन बेल्जियम। अब दोनों क्वेश्चंस आपसे सेम कंटेंट की डिमांड कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, वर्ड्स का। सीबीएसई अक्सर यही करती है,
क्वेश्चन कोई बड़ा सा नहीं होता, क्वेश्चन का मीनिंग छोटा सा ही है, बस उसको एलैबोरेटेड वर्ड्स में लिख दिया है, जिसकी वजह से बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें बेसिकली यही पूछ रहे क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे ताकि वहाँ के जो बेल्जियम में लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, ठीक है, दैट्स इट। आगे देखते हैं आगे क्या है। यस, अनदर क्वेश्चन, हाउ इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड इन बेल्जियम। ये CBSE 2019 सेट 3 में क्वेश्चन आया था कि कैसे बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। इसका आंसर भी इसी पेज आपको मिल जाएगा, ये रहा इसका आंसर, इसमें से ढूंढ कर लिख लो एंड डू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन, क्योंकि SST में आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। और आंसर ऐसा नहीं कि कोई पहले दिन ही बहुत अच्छा आंसर लिख दोगे, कोई बात नहीं, उस आंसर को पहले लिखो अपनी तरफ जो तुमको लगता है, उसको एनालाइज करो, फिर टाइम के साथ इंप्रूव होगा यार, तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई इनहेरिटेड ट्रेड होता है तो उसको हो जाता है गॉड गिफ्टेड, नहीं, हार्ड वर्क कैन ऑल्सो बी गॉड गिफ्ट, ये बात मैंने दिमाग में रखो, ठीक है। अपने आप को कभी इन्फीरियर मत समझो, दैट्स इट, यही कहना चाहता हूँ। ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो इसका भी देख लेना, अच्छे से समझ लेना क्या है ये। अनदर क्वेश्चन CBSE 2019 का ही सेट 5 में आया था, एक्सप्लेन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। 2 रीजंस है, प्रूडेंशियल मॉरल, दोनों लिख दो, दैट्स इट। 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन 2 रीजंस वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और वाई इट इज इसेंशियल टू शेयर पावर इन डेमोक्रेसी। फिर से वही है, सवाल सेम है, बस वर्ड्स की डिफरेंस है, कंटेंट भी सेम है, समझ गए। यस, हाउ पावर इज शेयर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डेमोक्रेसी। ये तुमसे यही पूछ रहा है कि किन किन फॉर्म्स में पावर शेयर होता है डेमोक्रेसी में। इजी है, बता दोगे। या तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ पावर इज शेयर्ड बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, या बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, या फिर हाउ पावर इज शेयर बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल एंड प्रेशर ग्रुप्स। स्पेसिफिक भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके लिए भी रेडी रहना। यस, अनदर क्वेश्चन, व्हाई पावर शेयरिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट विद इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इसका आंसर जब आप इसको पढ़ोगे ना, इस चीज़ को, तब समझ जाओगे। कोई ज़्यादा भारी चीज़, भारी पोर्सन, भारी समझने में नहीं है ये पार्ट, ये बहुत ईजी पार्ट है, इसको आराम से समझ लोगे। क्योंकि इस टॉपिक में मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि पावर जिस फॉर्म में शेयर हो रहे हैं, इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको भी स्किप किया, इसको खुद से पढ़ सकते हो। देन बाकी तो मैं बताया था इमेज से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो उसको भी देख लेना। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम CBSE 2020 सेट 5। 2020 का मतलब ये है कि 2019 और 2020 का सेशन है, ये मत समझ जाना कि 2020 में एग्जाम हुए नहीं थे, क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ये 2019 एंड 2020 का सेशन है, 2019 मतलब 2018-19 का सेशन है, समझ गए। देखो क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, बोला था ना, आ सकता है, आया भी है 2020 में सेट 5 में। स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आते हैं, हॉरिजॉन्टल, एक और वर्ड का खेल यहाँ पे देखने को मिला CBSE का, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। डायरेक्टली नहीं बोला कि पावर डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर होना है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग सेम डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट में आ सकता है। वर्टिकल पावर शेयरिंग कैसे होता है, समझ गए। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, सवाल का वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, उसका मीनिंग उतना बड़ा नहीं होता। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, जब तक समझ ना आए आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ो, एनालाइज करो, फिर ही आंसर लिखो, ओके। ऐसे में नहीं जहाँ समय आधा टाइम तो समझने में निकाल रहे हो, फिर आंसर ही लिखने का टाइम नहीं है। टाइम के साथ तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ जाओगे, आने लगेगा तुमको सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज्ड, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स that have common arrange of power sharing. हाउ इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज्ड। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग कैसे इमर्ज हुआ, वो वाला पेज बताया था मैंने, उसमें था लिखा हुआ कैसे इमर्ज हुआ। देन एक्सप्लेन करिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये बोल रहा है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन करना। 2 क्वेश्चन को एक साथ ज्वाइन कर दिया, ये भी बहुत बार होता है, 2 क्वेश्चन को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, देन दे विल आस्क यू इसका आंसर लिखिए। और ये आया भी है CBSE 2019, मतलब सेशन 2018 to 2019 सेट 1 में आया था सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल मिला, अच्छा एक मिनट मैं यहीं आ जाता हूँ। इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, एक्सप्लेन दिस। फिर से वही सवाल, वर्ड्स देख रहे हो, वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, आंसर का कॉन्टेंट सेम रहेगा। और ये CBSE 2023 में सेट 5 में आया था ये सवाल, ठीक है, समझिए। आगे बढ़ते हैं, आगे कोई क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नो, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है।
यस वी आर डन. सो कंग्रेचुलेशंस, वी आर डन विद दिस चैप्टर ओवर होता है. इसका एनसीईआरटी ज़रूर से एनसीईआरटी की जो बैक साइड उसको सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन जो दिए हैं उसके बना लेना, क्योंकि उससे बड़ा फायदा तुम लग जाएगा कैसे कैसे सवाल आते हैं सीबीएसई में भी. ठीक है. एंड जो इसका बोर्ड प्रैक्टिस शीट होगा वो मैं तुमको या तो कम्युनिटी पोस्ट अवेलेबल करा दूंगा, नहीं तो कुछ 1-2 दिन बाद आकर देखना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको उसका ड्राइव लिंक मिल जाएगा. सवाल को अटेम्प्ट करना, और हो सका तो मैं उसका डिस्कशन वीडियो भी बना दूंगा. ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत.